एसे 230 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एसे 230 पे आ जाओ। एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या कहता है सर, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका रिकॉर्ड, जो रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया उनका रिकॉर्ड, और जो कंक्लूजन रीच हुए तो उन सबका आप रिकॉर्ड मेंटेन करो। सर पर्पस क्या है सर, इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? सर आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा एंगेजमेंट टीम को प्लान और परफॉर्म करने के लिए। ऑडिट में आपको एंगेजमेंट टीम को क्या करेगा, हेल्प करेगा किस चीज़ में, कि आप वो एक एंगेजमेंट टीम को अकाउंटेबल कर सकते हो। तो इनेबलिंग एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। भैया ये तुम्हारा काम था, ये तुम्हारा काम था, ये तुम्हारा काम था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, तो इस काम के लिए तुम अकाउंटेबल। अगर आप देखो प्लान एंड परफॉर्म कर दिया, अकाउंटेबल हो गया, तो अब मैं इनका क्वालिटी रिव्यू कर सकता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर SQC1, और इनका इंस्पेक्शन भी कर सकता हूँ। हाँ जी सर, SQC1 के हिसाब से आप कर सकते हो इनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। सर इनका एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करा सकते हैं क्या? इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी या अदर रिक्वायरमेंट। और ये रिकॉर्ड्स को रिटेन कर लोगे जिसका कंटिन्यू सिग्निफिकेंस है, मतलब ये कंटिन्यू सिग्निफिकेंट है फ्यूचर ऑडिट्स के लिए, टू फ्यूचर ऑडिट्स। सर अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको मैंने आपको क्लास में बताया था। इधर आओ। पहला पॉइंट था कि आप क्या करोगे, प्लान और परफॉर्म करोगे तो जिससे लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे। एक बार अकाउंटेबल हो गए तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कर लेना और रिटर्न कर लेना रिकॉर्ड, जो आपको हेल्प करेंगे, सिग्निफिकेंस होगा उसका फ्यूचर ऑडिट में। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? तो देखो आपको जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो तो ये इतना सफिशिएंट होने चाहिए जिससे ऑडिटर को समझ में आ जाए, मतलब जिससे समझ सके, क्या समझ सके, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, क्या कितना नेचर था, क्या क्या मतलब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किया, क्या टाइमिंग था, कितना एक्सटेंड, मतलब कितना उसका कवरेज था, कितना एक्सटेंड तक आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। वेरी सिंपल। उसके बाद में आप देखो रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसका रिजल्ट, और जो ऑडिट एविडेंस का आपने ऑब्टेन किया उसको भी आप क्या करो, समझ सकते हो। तो इतना आपका होना चाहिए कि मतलब जब हम पूछे कि आपका फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंड क्या होना चाहिए, तो आप ये बोलो जिससे ऑडिटर को ये समझ अंडरस्टैंड कर सके, जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो ऑडिट प्रोसीजर्स का रिजल्ट है वो समझ सके, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है उसको समझ सके, और उसके बाद में जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिटर, वो आप क्या करो, वो समझ सको। और उसके बाद में जो कंक्लूजन्स रीच्ड हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड हुए हैं, तो वो सारी चीजें एक बार हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसा होना चाहिए हमारा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सब जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, तो आप क्या करो, जो स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक मैटर टेस्ट किया था, इसका मैंने आपको एग्जांपल्स भी क्लास में दिया था। स्पेसिफिक आइटम या मैटर टेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आपने वो स्पेसिफिक आइटम्स या फिर मैटर टेस्ट किए थे, किसने ये परफॉर्म किया ऑडिट वर्क, और क्या डेट थी जिस दिन ये ऑडिट वर्क कंप्लीट हुआ, किसने रिव्यू किया ये ऑडिट वर्क जो परफॉर्म हुआ था, और किस डेट और कितना एक्सटेंड तक ये रिव्यू था। सर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, कितना एक्सटेंड तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो इसके कुछ फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे। सर मैंने आपको ये ऐसे याद कराया था, अगर आपने लिखा होगा सर फॉर्म अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में देखो साइज और कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, अगर साइज बहुत बड़ी है, एंटिटी की ऑडिट ज्यादा होगी, ज्यादा दिन चलेगी, ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, ऑडिट वाला काम मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ऑडिट मेथोडोलॉजीज यूज की, टूल्स यूज किए, तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म जो आपने किए, ऑडिट मेथोडोलॉजीज जो आपने यूज की, जो टूल्स यूज किए, तो आपने क्या देखा, पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी देखा, फिर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, अपने ऑडिट मेथोडोलॉजीज यूज की, टूल्स यूज किए टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और एक बार आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गया तो आपने सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, और इससे अपना टाइमली प्रिपेयर कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ही ये पॉइंट याद रखना है। सर क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे आपके फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स यूज टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिससे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद में आपका टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यही समझाया था सर। सर अगर आपका डिपार्चर हुआ रिलीवेंट रिक्वायरमेंट से, ऐसे 200 में पढ़ा था, अगर अपन का रिलीवेंट रिक्वायरमेंट जो एसएस में दी है उससे आप डिपार्चर कर सकते हो क्या, कुछ अलग उससे कर सकते हो क्या? हाँ जी सर, डिपार्चर अलाउ है, पर आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसका जो एम था रिक्वायरमेंट का वो अचीव करना पड़ेगा।
तो इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ऑडिटर मे जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम रिलीवेंट रिक्वायरमेंट, तो उस केस में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कौन सा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया आपने और क्या रीजन था आपके डिपार्चर का। वेरी सिंपल है ये, ऐसे 200, 210, 230 इतने सिंपल है सर। उसके बाद में अगर आप देखो क्या क्या मैटर अराइज हुए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर सुनो, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है नया और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्रॉ कर रहे हो नए कंक्लूजन्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको क्या क्या करना पड़े। अरे ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें हमें नए और एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़े, उसको डॉक्यूमेंट करो। नए और एडिशनल जो परफॉर्म किए वो डॉक्यूमेंट करो। ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया, जो कंक्लूजन्स किया और उसका इफेक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट पे हुआ उसको आप डॉक्यूमेंट करो। किसने ये रिजल्टिंग चेंजेस किए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, किसने ये व्हेन और कब, किसने कब, व्हेन एंड बाय हुम रिजल्टिंग चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड, और किसने ये रिव्यू किया। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स अपन ने एसक्यूसी 1 में पूरा पढ़ा है सर क्लास में। हाँ जी सर, एसक्यूसी 1 में पूरा पढ़ा, जिसमें आपने कहा था कि नॉट मोर देन 60 डेज में आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स। और अगर किसी को कंफ्यूजन भी होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे, तो 230 इंटू 60 डेज मैंने बोला था, 2 इंटू 3 60 डेज, तो इसमें मतलब 60 डेज में आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट फाइल्स, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आपको असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स कंप्लीट करना पड़ता है। दैट इज नॉट मोर देन 60 डेज। सर ऑडिट का रिटेंशन, ऑडिट फाइल, फाइनल ऑडिट फाइल का रिटेंशन कितने साल तक करे, मतलब नॉट नो शॉर्टर देन 7 ईयर, 7 साल तक तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नेसेसरी लगता है कि मॉडिफाई करें हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐड करें, मतलब ऐड न्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन योर ऑडिट इन योर ऑडिट फाइल्स, तो आफ्टर द डेट ऑफ, आफ्टर दी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, देखो आपकी फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल हो चुकी है, ठीक है। आपकी रिपोर्ट इश्यू होने के बाद में आपने असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आपको 60 डेज के अंदर करना था, वो भी खत्म हो गया। फिर भी आपको लगा कि कुछ ऐड कर लेते, कुछ मॉडिफाई कर लेते ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, तो भैया आप करो, पर ये एक चीज डॉक्यूमेंट करना, क्या इसका स्पेसिफिक रीजन था करने का फॉर मेकिंग देम, और कब और किसने ये बनाए और कब रिव्यू किए, ठीक है। और ऐसे 230 में एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था 10 मेंबर है और आपके टीम लीडर हो और टीम वाले कह रहे हैं हमारा तो ऑडिट किए और हमने सारे स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया, सारे स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया, कि ऐसे एविडेंस दो जिससे हमें ये होगा कि हमने ऑडिट में कंप्लाई किया सारे स्टैंडर्ड से। तो टीम मेंबर ने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो सारे मैटर, टीम ने कहा कि आप उन सबको डॉक्यूमेंट कर लो, टीम वालों ने, बट आप तो टीम के लीडर हो, आपने क्या कहा, सर इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर प्रैक्टिकेबल, भैया नहीं कर सकते सारा। ऐसा बच्चों की वाली बात क्या कर दो, सारे ऑडिट, सारी चीजों का मैटर को अपन कैसे उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। तो सर आपको ये फर्दर आपको ये फील होता है कि ये इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कि आपको सेपरेटली कंप्लायंस दिखाना पड़ेगा हर मैटर के साथ, जो अगर कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आपने इस चीज को किया है, तो उसका भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हो। सर ये चीज आपने बोली, उसका एग्जांपल दो। मैंने कहा कि आपको ऑडिट एविडेंस ऐसे 230 के हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो प्रोवाइड करेगा कि ऑडिट, अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करा तो आपको ये एविडेंस है ना कि आपने जो ऑडिट किए उसमें आपने कंप्लाई किया सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट से। उसके बाद में नाइदर इट इज नेसेसरी नॉट इट्स प्रैक्टिकल फॉर टू डॉक्यूमेंट एवरी मैटर। तो अगर आप ये देखो, अगर एडिक्वेटली कोई आपका डॉक्यूमेंट प्लान बना है, ऑडिट प्लान बना है, तो इसका मतलब आपने ऑडिट प्लान किया है, तो इसके लिए आप सेपरेट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हो अगर आपने ऑडिट प्लान बनाया था। अगर इंगेजमेंट लेटर साइन किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ साइन इंगेजमेंट लेटर, इसका मतलब आपने और मैनेजमेंट ने एक ही बात पे एग्री कर लिया था, एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, किसके साथ, विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ ऑडिटर ने कर लिया था। अगर आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू की है, तो ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई की है, अगर क्वालिफाइड है तो ये साफ साफ दिखाती है कि जो रिक्वायरमेंट टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन है वो आपने फॉलो किए होंगे। तो उसके लिए अब आप सेपरेट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हो। आपका कंप्लायंस दिख रहा है, आपने सारे मैटर्स उसमें इंक्लूड किया, आप उसी को डॉक्यूमेंट कर लो, काफी है। देखो कुछ कुछ में ना आपका जनरली अप्लाई होता है, मतलब कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स तो जनरली अप्लाई होता है, जैसे प्रोफेशनल कैपिटलिज्म हो गया, प्रोफेशनल जजमेंट हो गया, तो ये सारे इन सब का कंप्लायंस नंबर ऑफ वेज में दिखाया जा सकता है। जैसे कि कोई ऐसा सिंगल तरीका नहीं है जिससे आप प्रोफेशनल स्केपिटिज्म आपने किया है कि नहीं किया, आप डॉक्यूमेंट कर लो। आप बता सकते हो एक चीज जिसमें बोलूं कि अगर आपने ये किया है तो प्रोफेशनल स्केपिटिज्म किया है और आपको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल स्केपिटिज्म तो बहुत जनरल चीज है, हर जगह आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको कोई ऐसा अलग से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने पहले से किए हैं वही आपके लिए बन जाएंगे। अगर देखो
Audit documentation nevertheless provide evidence of auditor exercise of professional skepticism in accordance with standard on audit. Such evidence may include specific procedures. अगर आपके audit documentation में ये आ रहा है कि आपने ये specific procedures perform किए हैं to corroborate management response. corroborate management response इसका इस पूरे लाइन का मैंने आपको एक ही मतलब बताया था. इस लाइन का मतलब confirm what management say is true, है ना, what management say is true. तो अगर एक बात बताओ, अगर आपको मैनेजमेंट ने, ये क्वेश्चन है ना, तो अभी इसमें मेरी बात सुनो ध्यान से. अगर मैनेजमेंट ने कहा, मैनेजमेंट ने बहुत सारे रिस्पॉन्स दिया ऑडिटर को, तो ऑडिटर की तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया, ये हमें उसी से पता चल जाएगा ना कि उन सारे मैनेजमेंट रिस्पॉन्स को उसने कंफर्म किया है. ऐसे तो जो वो अगर उस व्हाट मैनेजमेंट से इज ट्रू ऐसे तो मान नहीं सकता ना वो. तो उसने क्या किया, कोरोबेट किया, मतलब उसने कंफर्म किया है. वेरी सिंपल. उसके बाद में देखो, अगर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट को, तो इसका सेपरेटली कंप्लायंस कैसे दिखाओगे? अरे भैया, इसका सेपरेटली कंप्लायंस दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में ये दिखा रहे हो कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो टाइमली इन्वॉल्व हुआ इन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, मतलब इन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट्स में उसने पार्टिसिपेशन किया है टीम डिस्कशन में, जो ऐसे 315 के हिसाब से दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसने डायरेक्ट किया है, सुपरवाइज किया है, रिव्यू किया. इसका आप सेपरेटली हर चीज का कंप्लायंस, तो मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो जनरल है, तो आप इसको कैसे कंप्लाई करोगे? उसके ये दो एग्जांपल्स है भाई, और कुछ नहीं है. ठीक है, आपका ऐसे 230 कंप्लीट. हाँ,